हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ का मीनिंग आप लोग फिजिकल एजुकेशन भी शायद आपने पढ़ी होगी या नॉर्मल भाषा में भी हम बोल देते हैं। हेल्थ का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट। मतलब कि जब एक कोई व्यक्ति हर तरीके से फिट होता है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे देखा जाए या मेंटली देखा जाए, इमोशनली देखा जाए, सोशली देखा जाए, तो हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज हेल्दी। बट यहाँ पर हेल्थ के साथ एक और वर्ड लगा हुआ है, वो है रिप्रोडक्टिव। क्योंकि हम यहाँ पे जो अभी तक हमारा जो यूनिट चल रहा है, जिसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर भी जो टर्म आई है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब आप नॉर्मल ये कह सकते हो कि जब किसी इंसान के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, हेल्दी हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। इट मीन्स कि इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक पॉइंट तो ये आ सकता है कि जो पर्सन है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, मीन्स वो और जनरेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। सेकंड चीज यहाँ पर आती है सैनिटेशन और हाइजीनिकली, कि जो पर्सन है वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, अपनी इंटीमेट हेल्थ का काफी अच्छे से ध्यान रख रहा है, उसको किसी भी तरह की कोई एसटीडी या और कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज इसमें आती है पॉपुलेशन कंट्रोल, कि जो ह्यूमन बीइंग है जो मैरिड है और उसको बर्थ कंट्रोल के मेजर्स पता है और उनका बेनिफिट पता है कि आज के टाइम में जो है उसको एक या दो बच्चे ही करने हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर वो करता है तो उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर दो बच्चे रहेंगे तो उनकी वो अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रख पाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर हम पढ़ते हैं। तो अगर आप एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो इट सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन, कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं तो उनकी फंक्शनिंग नॉर्मली चलती रहेगी। और अगर ब्रॉडर वे में देखा जाए तो आप ये कह सकते हो इट इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है। इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर मान लो कोई भी गर्ल है या कोई भी बॉय है, अगर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है, इस मीन्स इनफर्टाइल है और उसके आगे बच्चे नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं वो अपने इमोशनल लेवल पे परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है। तो उसको यहाँ पर हमने नाम दे दिया इमोशनल एस्पेक्ट। और सोशल एस्पेक्ट का मतलब है कि जो सोसाइटी में एक नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि हर किसी को एक या दो बच्चे करने हैं, उसको भी यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हर व्यक्ति जो है वो हाई नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है वो ही सफर करेगी। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज है हमारे एनवायरनमेंट में वो लिमिटेड है। तो इसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक डेफिनेशन जो है, उस डेफिनेशन को दिया है WHO ने। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिवली हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जब रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में कोई व्यक्ति अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट भी आ सकता है, इमोशनल भी आ सकता है, बिहेवियरल भी आ सकता है एंड सोशल भी आ सकता है। तो अगर किसी सोसाइटी के अंदर लोगों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल हैं और उनका इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन भी नॉर्मल है, तो हम कह सकते हैं कि वो सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगी तभी वहां पर जो सोसाइटी है वो भी हेल्दी बिल्डअप हो पाएगी। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हमने डेफिनेशन तो बता दी कि हम इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स को लेकर चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज मीन्स क्या क्या प्लानिंग बनाई जाती है। तो इंडिया जो है वो उन कंट्रीज में से फर्स्ट नंबर पे है, या आप ये कह सकते हो कि जितने भी कंट्रीज ने ऐसा कोई प्लान लिया उनमें इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक गोल माना है, एक लक्ष्य माना है, और उसके लिए उसने अपने नेशनल लेवल पे कुछ प्लान एंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। इन प्रोग्राम्स को बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। और सबसे पहले इंडिया में जो ये प्रोग्राम्स है ये 1951 में स्टार्ट किए गए थे और
हर 10-10 साल बाद या कुछ कुछ टाइम बाद इनकी असेसमेंट की जाती है, ये देखने के लिए कि ये प्रॉपरली लोग इनका पालन कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। सो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि बहुत से रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज लिए जाते हैं। मतलब अपनी जो हमारी सरकार है उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं और उसके अंदर वो अलग अलग एरियाज को कंसीडर करते हैं। जैसे कि एक नाम दिया गया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर हेल्थ, जिसको RCH प्रोग्राम भी बोला जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रोग्राम इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों के अंदर रिप्रोडक्शन और चाइल्ड के बारे में और बाद में बच्चे की किस तरह से केयर करनी है उसके रिगार्डिंग उनको डिफरेंट फैसिलिटीज दी जा सके और उनको कुछ बातें बताई जा सके ताकि जो हमारी सोसाइटी बनेगी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो इस बात को मान जाते हैं, बट कई जगह ऐसा देखा गया है कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज को कंसीडर नहीं करते। ऐसा देखा जाता है कि मतलब चाहे वो गरीब है लेकिन फिर भी उनके 3-3 4-4 बच्चे होंगे, तो उससे क्या नुकसान होता है कि इतनी ज्यादा उनके पास इनकम का सोर्स तो है नहीं, लेकिन बच्चे जो हैं उनको तो हर चीज चाहिए, तो वो उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, जिस वजह से बच्चों में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है या वैसे भी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो अगर किसी सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो हेल्दी नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली जो सोसाइटी है वो भी हेल्दी नहीं हो पाएगी। तो इन सारे प्रोग्राम्स का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हर घर में गांव में जाकर लोगों को एजुकेट करना कि आपको 1 या 2 बच्चे ही करने हैं जितने आप अफोर्ड कर सकते हो और उन्हीं बच्चों को आपको पालन पोषण या उनको सारी फैसिलिटीज आपको देने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स या कुछ गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उन्होंने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि हम अवेयरनेस को जनरेट कर सकें। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि बच्चे जब यंग हैं तभी उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर जो क्राइम्स होते हैं या जो गलतियां होती हैं वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि बच्चों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो कहीं ना कहीं मिथ होता है कि जो मनगढ़ंत बातें चलती आ रही हैं जिनका कोई बेस नहीं है या जो मिसकंसेप्शंस है, मतलब उनको बच्चे मानते जा रहे हैं। तो ताकि बच्चे किसी भी चीज के बारे में बिना इन्फॉर्मेशन के गलत धारणा ना बनाए, तो इसके लिए ये जरूरी है कि उनको समय रहते ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए। और इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि सेक्स एजुकेशन उनको स्कूल में प्रोवाइड की जाए, जिसमें कि उनको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, कब हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनने लगते हैं, कब वो एक्टिव हो जाते हैं और उसमें किस तरह से हमें उनकी सैनिटेशन का ध्यान रखना है। एडोलिसेंस की जब हम 10-12 साल की एज में आते हैं तो हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, जरूरी नहीं वो चेंजेस सिर्फ फिजिकल है, मेंटली क्या चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल क्या चेंजेस आ रहे हैं और हमें उनको किस तरह से कोप अप करना है, हमें किस तरीके से अपनी हाइजीन रखनी है, साफ सफाई रखनी है, एसटीडी से कैसे बचना है, इस तरह की सारी चीजें, एड्स क्या होता है, मतलब हमें बच्चों को ये सारी चीजें बतानी चाहिए क्योंकि ये सभी बीमारियां कहीं ना कहीं एडोलिसेंट एज ग्रुप में ज्यादा होती हैं। तो अगर बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होगी तो वो अपनी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए, स्पेशली जो लोग फर्टाइल है, फर्टाइल मीन्स जो बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं या जो मैरिज की एज में हैं, उनको भी हमें एजुकेट करना चाहिए कि कौन कौन से बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हैं जिससे कि वो ज़्यादा बच्चे ना कर पाएं, या अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको अपनी केयर कैसी करनी है। एंड पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल बच्चा होने के बाद मदर की और चाइल्ड की केयर कैसी करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करवानी चाहिए और मेल और फीमेल चाइल्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब इस सब तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं जो एक सोसाइटी के लिए जरूरी हैं वो सब इसके अंडर कवर होते हैं। इसके अलावा उनको ये भी बताना है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सोशल इवेंट्स जैसे कि सेक्स एब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो है इनके बारे में भी उनको जानकारी देना
क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, आपने भी सुना होगा कि आजकल जो रेप केसेस या चोरी वगैरह के केसेस है उसमें यंग बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स बन रहे होते हैं वो उनकी वजह से हमारे अंदर एग्रेशन, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अगर किसी बच्चे को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी तो बहुत चांसेस हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल करना सीख सकता है और एक हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप कर सकता है। अब प्लान्स तो बना दिए जाते हैं, लेकिन प्लान्स बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना, कि जो प्लान बनाए गए हैं वो लागू भी किए जाएं। तो उनको लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए। कि मतलब एक तो ऐसी बिल्डिंग चाहिए जहां पर उस प्लान को लोगों के सामने रखा जाएगा। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज कोई ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जो इसकी जानकारी अच्छे से देख सकेगा, और मटेरियल जो जो चीज़ें चाहिए वो भी उसके पास होनी चाहिए। इसके अलावा हमें उनको मेडिकल असिस्टेंस और केयर भी देनी चाहिए, कि मतलब हमारे पास इतने डॉक्टर्स, नर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए जो प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, इस टाइप की प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके, ताकि आम व्यक्ति भी आगे उनसे किसी भी टाइम ये प्रॉब्लम डिस्कस कर सके। और इसके अलावा हमें और अच्छी टेक्निक्स और न्यू स्ट्रेटजीज को भी टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ताकि लोगों को और ज्यादा हेल्प मिल सके। इसमें क्या आता है? स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनास ऑफ फीमेल फिटिसाइड। यहाँ पर एक टर्म आ रही है एमनियोसेंटेसिस, हो सकता है आपने इसके बारे में सुना भी हुआ हो। एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक होती है, जैसे जब बेबी अपनी मदर के वॉर्म के अंदर होता है तो उस बेबी के आसपास एक एमनियोटिक सैक होता है जिसके अंदर पानी भरा रहता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है आप कह सकते हो सर्वाइव कर रहा है। तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में क्या किया जाता है, क्योंकि जो वो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, उसमें कुछ सेल्स बच्चे की बॉडी से भी बाहर निकल आते हैं। तो जब एमनियोसेंटेसिस किया जाता है तो इंजेक्शन के थ्रू बच्चे की बॉडी से उस फ्लूइड को लिया जाता है और उसको लैब में चेक किया जाता है कि उस बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर जिसके बारे में आप 5th चैप्टर में पढ़ोगे, कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे जीन या डीएनए लेवल पर भी हो जाती हैं और वो मेनली हमें पेरेंट से ही मिलती हैं। तो उस बीमारी का अगर शुरू में पता लग जाए तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर जो है माँ को सजेस्ट कर सकते हैं कि उसे इस प्रेगनेंसी को रखना चाहिए या अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा देना चाहिए। तो मेनली तो जो ये टेक्निक बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि बच्चे के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है उसका पता लगाया जा सके। लेकिन बाद में लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स वगैरह के बारे में भी पता लग जाता है, तो लोग इसे फीमेल और मेल का पता लगाने के लिए यूज करने लग गए, जिसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड के केस बढ़ गए थे। तो इसलिए इस पे स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया गया कि अब ये टेक्निक जो है नहीं की जाती। इसके अलावा मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है, मासिव मतलब बहुत ज्यादा स्तर पे बच्चों को टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जो सरकार ने चलाए थे ताकि लोगों का फायदा हो सके। एमनियोसेंटेसिस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है कि उसमें किसी तरह के कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है। तो ये जितनी भी बीमारियों के नाम दिए हुए हैं ये सारे हम 5th लेसन में करेंगे, तो अभी आपको इसकी ज्यादा डिटेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा क्या है, बहुत सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज के ऊपर भी रिसर्च की जाती है। जैसे कि एक आपने नाम सुना होगा सहेली। सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओरल होता है दवाई के रूप में जिसको हम खाकर ले सकते हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जिससे कि बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब अनचाहे गर्भ से सुरक्षा की जा सकती है। तो ये जो सहेली मेडिसिन है ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये भी इसलिए बनाई गई थी ताकि जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के बीच में अंतर रख सके और अनचाहे गर्भ से सुरक्षा कर सके। इसके अलावा सेक्स रिलेटेड जितने भी मैटर है उनके बारे में अगर हमें ज्यादा अवेयरनेस होगी, या मेडिकली असिस्टेड जो भी डिलीवरी है वो घर पे इन दाई वगैरह से कराने की बजाय अगर उसमें मेडिकली चाहे नर्स है या डॉक्टर अगर वो हेल्प करेंगे और उसके बाद बच्चे और माँ की केयर भी अगर अच्छे से हो पाएगी, तो उसकी वजह से माँ, मैटरनल मतलब माँ, और इन्फेंट मतलब बच्चे की भी मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने की जो दर है वो कम होगी। जैसे आपने सुना होगा पुराने टाइम में क्या होता था
जब बहुत सारी लेडीज थी जिनकी डिलीवरी के दौरान डेथ हो जाती थी, या कई बार जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती थी, तो उसका रीजन यही था कि उस टाइम वहाँ डॉक्टर्स तो अवेलेबल होते नहीं थे। जो लोकल लेडीज थी वही डिलीवरी में हेल्प करती थी। अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कई बार हो सकता है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए अब ये सजेस्ट किया जाता है कि घरों में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, या अगर इनकेस कभी करनी भी पड़े तो वहां पर कोई ना कोई नर्स या डॉक्टर अवेलेबल हो, ताकि कोई दिक्कत हो जाती है तो वो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को बचा पाए और उनके मोर्टेलिटी रेट, उनकी मरने की दर को कम कर सकें। इसके अलावा कपल्स को जानकारी देना कि उन्हें छोटी फैमिली रखनी चाहिए, या अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई है तो वो समय पे उसका पता भी लगाया जा सके, उसको ठीक भी किया जा सके, और भी जितनी भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देना, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे। तो ये इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद है।